हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे दो ही क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। अगर आएगा आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला है व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा बल के बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए ये है व्यापार एवं प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौता। सिल्क रोड की शुरुआत से लेकर प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता यानी देखिए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गाठ है ना के निर्माण तथा डब्ल्यूटीओ के उद्भव के डब्ल्यूटीओ के यानी वर्ल्ड ट्रेड यूनियन होता है ना ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उद्भव के समय में से व्यापार ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रों के मध्य शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता की शुरुआत वर्ष 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुई, ठीक है ना, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वित्तीय प्रणाली की नींव रखी गई तथा दो प्रमुख संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने एक पूरक संस्थान की स्थापना की सिफारिश की जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO के रूप में जाना जाता है, जिसकी कल्पना उन्होंने वित्तीय प्रणाली के तृतीय स्तर के रूप में की थी। वर्ष 1948 में हवाना में व्यापार एवं रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने ITO के लिए एक मसौदा चार्टर तैयार किया जिसे हवाना चार्टर के रूप में जाना जाता है, जिसमें व्यापार, निवेश, सेवाओं एवं व्यापार और रोजगार कार्यों को नियंत्रित करने वाले व्यापक नियम बनाए गए। हवाना चार्टर कभी लागू नहीं हुआ। इसकी मुख्य वजह अमेरिकी सीनेट द्वारा इसकी पुष्टि न करने की विफलता रही। परिणाम स्वरूप ITO अस्तित्व में नहीं आ सका। इसी दौरान वर्ष 1947 में जिनेवा में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित गैट का रूप में एक समझौता 1 जनवरी 1948 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू हुआ: आयात कोटा के उपभोग को समाप्त करने के लिए तथा वाणिज्यिक वस्तुओं के व्यापार पर प्रशुल्क कम करने के लिए। गैट 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाले एकमात्र बहुपक्षीय साधन बन गया, तब तक कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हुई। अपनी संस्थागत कमियों के बावजूद गैट बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के 8 चक्र को प्रायोजित करते हुए एक वास्तविक संगठन के रूप में कार्य करने में सफल रहा। अतः गैट 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय साधन बन गया था, जब तक कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हुई, ठीक है ना। ये 2 बार लिख दिएगा। उरुग्वे राउंड वर्ष 1987 से वर्ष 1994 तक आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मार्केस समझौता हुआ, जिसके द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन गैट के सिद्धांतों को समाविष्ट करता है और उन्हें लागू करने एवं विस्तृत करने हेतु अधिक स्थायी संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। गैट का समापन वर्ष 1947 में हुआ था और अब इसे गैट 1947 के रूप में संदर्भित किया जाता है। गैट 1947 को 1996 में समाप्त कर दिया गया एवं WTO ने इसके प्रावधानों को गैट 1994 में एकीकृत कर दिया। गैट 1994 सभी WTO सदस्यों पर बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह केवल माल व्यापार से संबंधित है। WTO ने गैट का स्थान क्यों लिया? देखो अब WTO ने क्या किया? गैट का स्थान ले लिया। गैट सिर्फ नियमों एवं बहुपक्षीय समझौतों का संग्रह था जिसमें संस्थागत ढांचे का अभाव था। गैट 1947 को समाप्त कर दिया गया और WTO ने गैट 1994 के रूप में इसके प्रावधानों को संरक्षित रख तथा माल व्यापार संचालित करने जारी रखा। सेवाओं के व्यापार एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के सामान्य गैट नियमों द्वारा कवर नहीं किया गया था। गैट ने परामर्श एवं विवाद समाधान प्रदान किया। यदि कोई गैट पक्षकार यह माने कि किसी अन्य गैट पक्षकार ने उसे व्यापारिक क्षति पहुंचाई है तो यह उस पक्षकार को गैट विवाद निपटाना का आह्वान करने की अनुमति प्रदान करता था। गैट ने व्यापक विशिष्टताओं के साथ एक विवाद प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें समय सीमा, विवाद पैनल की स्थापना में शिथिलता तथा गैट पक्षकारों द्वारा किसी पैनल रिपोर्ट पर स्वीकृति संबंधी भाव थे, ठीक है ना। गैट में थोड़ा सा कमियां थी, इसलिए WTO का स्थापना किया गया था, ठीक है ना।
इसने गैट को एक कमज़ोर विवाद निपटान तंत्र के रूप में स्थापित कर दिया। अब आ गया बी, है ना, संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा बल। तो देखिए इसका आंसर, हाल ही में 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के ने अपने गठन के 70 वर्ष पूरे कर लिए। 29 मई 1948 के बाद से विश्व भर में शांति की निगरानी के लिए इसका योगदान अतुलनीय रहा। तब से लेकर अब तक भारत ने इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शांति सेना में सैन्य योगदान के नज़रिए से विश्व के सभी देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा विभिन्न अशांत क्षेत्रों में चलाए जाने वाले शांति मिशनों में हताहत होने वाले में सबसे ज़्यादा संख्या भारतीयों की होती है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के दुनिया भर में 14 शांति अभियान चल रहे हैं जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में केंद्रित रहे हैं। इसमें से अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप में चल रहे हैं। इनमें भारत और पाकिस्तान के अलावा कोसोवो, दक्षिण सूडान, साइप्रस, तिमूर, कांगो, सियरा लियोन, लेबनान, पश्चिमी सहारा, माली, अबेई, हैती तथा मध्य पूर्व के देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, इसका आरंभ 1948 में किया गया था और इसने अपने पहले ही मिशन 1948 में हुए अरब इजराइल युद्ध के दौरान युद्ध विराम का पालन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब से संयुक्त राष्ट्र शांति सेना गृह युद्ध और जातीय हिंसा के शिकार देशों में शांति स्थापना का महत्वपूर्ण काम करती आ रही है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक विविध पृष्ठभूमियों से संबंध रखते हैं। इसमें 119 देशों के सैनिक, सेना के पर्यवेक्षकों तथा सिविल पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक बल को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार में से सम्मानित किया गया था। वर्तमान में 4 महाद्वीपों में 17 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, 4 महाद्वीपों में 17 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान चलाए जा रहे हैं। 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। शामिल सभी पक्षों की सहमति का ख्याल रखना है, शांति व्यवस्था कायम रखने के दौरान निष्पक्ष बने रहना, आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा किसी भी स्थिति में बल प्रयोग नहीं करना। ठीक है, ये सब बुनियादी सिद्धांत है उनका। चुनौती भी है कुछ। शांति रक्षा मिशन के लिए आज्ञा पत्र को लागू करने भारत जैसे देशों की भूमिका तो होनी चाहिए। साथ ही वैश्विक शांति बहाल करने हेतु महत्वपूर्ण नीतियों और सैद्धांतिक मुद्दों पर शांति सैनिक प्रदान करने वाले देशों तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बीच अधिक प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। वर्तमान दौरे में शांति अभियानों के दौरान कई जटिल चुनौतियां देखने को मिलती है। ऐसे में शांति कायम करने के लिए सुरक्षा परिषद के सदस्यों, शांति सैनिक, योगदानकर्ता, प्रमुख देश और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के बीच एक राजनीतिक आम सहमति का बनना आवश्यक है। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अभियान कर एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां स्थितियां विपरीत और बहुआयामी है तथा जहां शांति कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात वर्दीधारी सैनिक की संख्या पिछले 10 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। ऐसे में शांति अभियानों को विभिन्न प्रकार के वातावरणों में विशेष मांगों को पूरा करने की आवश्यकता होती है और लचीलेपन व तत्परता के लिए समस्त क्षमताओं को अनुकूल एवं प्रभावी रूप में एकजुट करना आवश्यक है। सुरक्षा का परिवेश भी बदल रहा है, शांति स्थापना की मांग भी बढ़ रही है और संसाधन जुटाना कठिन हो गया है। ऐसे में शांति स्थापना मिशन को उनकी सीमाओं और राजनीतिक समाधान के समर्थन के साथ कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। भारत की भूमिका, भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के विभिन्न मिशनों में शामिल होता रहा है। कोसोवो, सूडान, साइप्रस, तिमूर, कांगो, सियरा लियोन, लाइबेरिया, हैती आदि देशों में कार्यरत भारतीय सैनिकों की प्रशंसा न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ करता है बल्कि स्थानीय नागरिकों द्वारा भी उनके काम को सराहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशनों में बड़ी संख्या में सैनिकों और पुलिस का योगदान देने वाले देशों में भारत का नाम भी शामिल है। भारत अब तक विभिन्न शांति अभियानों के तहत 1,80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को भेज चुका है। भारत ने 82 देशों के लगभग 800 शांति स्थापना अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया है। ओके बच्चों, तो ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर आएगा तो लिख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हमारा बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है। ऑल द बेस्ट।